मैंने शुरुआत में ही आपसे ये इस पर चर्चा की थी, लेकिन फिर भी मैं इस बात को दोबारा कहूँगा कि दुनिया भर में 123 देशों ने ये डिमांड किया है कि चाइना के खिलाफ इस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। वो इस बात को समझते हैं कि मामला कहीं गड़बड़ है। शक के कई पहलू ऐसे आए हैं और हर दिन वो और पहलू जुड़ते जा रहे हैं। आपने अभी जो लेटेस्ट फोटोग्राफ्स देखे वुहान में, जो ये आउटब्रेक के पहले गाड़ियों की संख्या और आउटब्रेक के बाद गाड़ियों का, ऐसे कई तथ्य सामने आ रहे हैं। लेकिन आपने सही कहा कि 123 देश नहीं मान रहे हैं, 123 देश इस पर इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। नेपाल चाइना का समर्थन कर रहा है। आप पूछेंगे क्यों? तो हो सकता है कि साइंटिफिकली और टेक्नोलॉजी नेपाल अपने आप को बहुत ज़्यादा विकसित मानता हो। तो अगर इतना विकसित है तो फिर हमारी भी मदद कर दे, और वरना आप इसको क्या कहेंगे? ये शी जिनपिंग और दामादों के बीच में बात है। दामाद साहब कुछ भी कर लेंगे, उनको छोटे छोटे डाउरी पकड़ाता रहेगा उनका ससुर, ये इनका काम चलता रहेगा। और साहब अगर इस तरह का अगर इनका रवैया है तो मुझे तो लगता है कि ये सार्क में ये हमारे किस काम के हैं? ये सार्क के किस काम के हैं ये लोग? आप नीतियों की बात करते हैं तो हमको सार्क पे पुनः विचार करना पड़ेगा इस कोरोना के बाद से। हर चीज में कई हमारे वो बे ऑफ बंगाल को लेके कई हमारे वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिम्स्टेक है और कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें हमको इस पर दोबारा विचार करना पड़ेगा अगर ये रवैया है तो। और यही नेपाल अभी इसी सरकार ने, ये कम्युनिस्ट सरकार ने अभी कि सार्क में चाइना को मेंबर दे दो। ससुर साहब आना चाहते हैं सार्क के मीट में। तो ये इनके दामाद और वो पाकिस्तान इनका नौकर, वो शी जिनपिंग का नौकर और ये दामाद, ये दोनों मिलके ये तो हवा उठा ही रहे हैं कि सार्क में मेंबर उठा, इसको बना लो चाइना को। तो ये मनसा समझिए इस बात का। और इस बार मैं कहूंगा कि कोई दोनों भाई हैं, लेकिन दोनों भाई के बीच में एक मर्यादा, भाई कोई रिश्ता तो मर्यादा पे चलता है ना। अगर कोई मर्यादा तोड़ेगा तो फिर अपनी नीतियां बदलनी होगी हमको। सिंह साहब, आप क्या समझते हैं कि जो ये इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक अलायंस बन रहा है उसमें नेपाल, चाइना, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान एक ही अलायंस का हिस्सा है, और हमारे नेपाल को लेकर अब क्या नीति होनी चाहिए? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है कि मैं नॉर्थ कोरिया की समझ सकता हूँ। नॉर्थ कोरिया ईस्ट चाइना सी के ऊपर में है, तो उसका एक रोग स्टेट, चाइना का एक रोग स्टेट होने वाली बात समझ में आती है। पाकिस्तान चूँकि अरेबियन सी में है और वो एक्सेस चाहता है, इसीलिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो बात अभी वो जो काम चल रहा है वो भी बात समझ में आती है। लेकिन मुझे नेपाल की बात नहीं समझ में आती है। और इस पूरे दौरान इसके जो ये स्टैंड ऑफ अभी हुआ है इंडिया और उसमें चाइना में, तो नेपाल का ये रवैया तो ये तो बिल्कुल सैटेलाइट की तरह ये कर रहा है। लेकिन इसका पता नहीं या ओली को दिमाग नहीं है या उसके जो सलाहकार दिमाग नहीं है। नक्शा अपने आप में बहुत कुछ बोल देता है। अब आप ये नक्शा देखें तो मैंने कहा कि नॉर्थ कोरिया
आपको मालूम है इस नक्शे से बाहर चला जाएगा, उस तरफ है, इसमें नॉर्थ कोरिया है, उसका समझ में आता है, नेपाल का, ये पाकिस्तान का समझ में आता है। लेकिन ये लोग जो नेपाल में बैठे हुए हैं और कुछ पाकिस्तान के भी सपोर्टर्स, मुझे याद है, आपको याद होगा वो ऋतिक रोशन राइट्स, वो वहां ISI ने करवाई थी। वहां है कुछ लोग, पूरा काउंटरफिट करेंसी का जो धंधा जो चलता था वो पाकिस्तान का, वो नेपाल के थ्रू ही चलता था। जिन दिनों मैं वो किताब लिख रहा था, ये द मेकिंग ऑफ नेपाल, उस समय मैं आपको बताता हूं, एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट आता था, हफ्ते में 3-4 दिन आता था इस्लामाबाद से काठमांडू। उसकी सीटिंग कैपेसिटी 100 से ऊपर थी और उसमें पैसेंजर होते थे 8-10, और सबको मालूम था कि उसमें क्या भर के आता है यहाँ पे। तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे। अब आप इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया जाए? भारत के खिलाफ नफरत कुछ लोगों में, या कुछ लोग बिकाऊ हैं नेपाल में, और माओवादी तो चाहे हिंदुस्तान के माओवादी हो या नेपाल के माओवादी हो, तो अगर हिंदुस्तान का अगर डिसइंटीग्रेशन हो जाए, वो तो कहते भी हैं कि वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। मैंने आपको बताया था ना वो अधिकारी ने क्या किया, फिर 62 वॉर में 555 और वो पीने वाला ने क्या किया। उसके बाद आपको मालूम है कि जब ये नक्सलवाड़ी का मूवमेंट हुआ तो माओ ने क्या एक स्टेटमेंट दिया था, पील ऑफ थंडर ये करके। और बहुत कम लोगों को मालूम है कि 71 की लड़ाई में ये पूरे 5th कॉलमनिस्ट का इन्होंने वो तैयार किया हुआ था, अपना ढांचा तैयार किया हुआ था कि जब हमारी सेनाएं जाएंगी उधर, उस समय ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश के फ्रंटियर पे, उसको किस तरह से सबोटाज करना है। उसके पहले मिसेस गांधी ने वो एक ऑपरेशन चलाई थी, स्टीपल चेज, और कई लोगों को उस समय उठा के उनको जन्नत तक भेजा गया था, क्योंकि वो यही डर था कि वो 5th कॉलमनिस्ट का काम नहीं, और वो आज भी वो 5th कॉलमनिस्ट का काम कर रहे हैं। तो जो एशिया पैसिफिक की बात कर रहे हैं, तो ये देखिए, मैं नेपाल के लोगों से और जो नक्शा देखते हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा, थोड़ा ज़मीनी हकीकत देख लें आप। हम तो क्वाड्स का इसलिए हिस्सा बने हैं क्योंकि ये एरिया हमारे लिए महफूज रहना बहुत ज़रूरी है। हमारा 30% ट्रेड जो है इधर से जाता है, मलक्का स्ट्रेट से ऐसे होके वो साउथ चाइना सी की तरफ जाता है, आप समझ रहे हैं। उस ट्रेड को प्रोटेक्ट करना हमारा काम है। और जब हम अपना ट्रेड रूट्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो हम इनडायरेक्ट हम इनके भी हम ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्ट, मतलब क्योंकि इंडियन ओशन उनका सारा माल तो यहाँ आता है ना, कलकत्ता और जगह से, और फिर ये नेपाल की तरफ जाता है। तो इस पर क्या असर पड़ेगा? इन लोगों को दिमाग नहीं है, काठमांडू में बैठे हुए लोगों को। अरे सरकारें तो बदल जाएंगी, आज कम्युनिस्ट है चला जाएगा। शी जिनपिंग वो प्रेसिडेंट फॉर लाइफ अपने आप को डिक्लेयर किया है ना, लेकिन वो ये तो गारंटी नहीं ले सकता ना कि वो हमेशा जिंदा रहेगा, हमेशा के लिए। कोई जिंदा तो रहा नहीं है, वो तो नहीं कर सके। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी खत्म होगी, शी जिनपिंग खत्म होगा, ये ज्योग्राफी जो है ना, ये जो ज्योग्राफिकल रियलिटी है, ये वाली ज्योग्राफिकल रियलिटी, इंडियन ओशन टू नेपाल, इंडिया एंड नेपाल का जो सी रूट जो है वो नहीं बदलने वाला है। इस ज्योग्राफिकल रियलिटी को वो समझे, और इस ज्योग्राफिकल रियलिटी को मद्देनजर रखते हुए जो दोनों देशों में जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है उसको भी ये नज़रअंदाज ना करें, उसको भी ये नज़रअंदाज ना करें।
तो ये मुझे तो इसीलिए हैरानी होती कि सब चीज़ को आपने कंसिडर नहीं किया और आप सीधे यहाँ पर एक हमारा एक ट्रेड रूट है जो कि 2015 में भी जो साइन हुआ है चाइना के साथ वो उसमें भी आता है ये लिपू लेक का। तो अगर पार्लियामेंट में अगर बात उठानी हो तो बहुत सारी बातें हम भी उठा सकते हैं, बहुत सारा चीज़ हम भी निर्णय ले सकते हैं, लेकिन एक शोभा नहीं देती है ये, इतना ही कहूँगा। ये बात हमको शोभा नहीं देती है और ना मैं कोई हार्श लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, लेकिन इस नक्शे पे उनको ये समझना चाहिए, ये ओली को समझना चाहिए कि जब तो यहाँ उधर शांघाई इसके और बियॉन्ड शांघाई, अरे तुम्हारे तक पहुँचते 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 जब यहाँ पहुँचेगा ना नमक का पैकेट, तो 5000 किलोमीटर से ज़्यादा, अगर टिबेट रेल से आएगा तो 5000 किलोमीटर। तो ओली साहब एक पैकेट अगर 10 रुपए का होगा ना तो आपके आवाम को वो पैकेट 100 रुपए में मिलेगा। चाइनीज मुफ्त में कुछ नहीं देते, वो आपको मुफ्त में आपको प्रधानमंत्री भी नहीं बनाए हुए हैं, उन्होंने अपना दाम ले लिया। तो ये बात ओली साहब को समझ में आ जानी चाहिए ये बात। दूसरी बात कि आप देखिए कि बात हो रही है ये आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, करेक्ट सर? सही, ठीक है। यहाँ पे करीब यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है, ठीक है सर। ये रही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अभी बात हो रही है नेपाल चाइना नेपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये चाइना नेपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर ये कहां से गुजरेगा? ओली साहब से लोग पूछें कि ये चाइना पाकिस्तान नेपाल जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है आप यहां से ले आए, फिर वो कौन से समुद्र के समुद्री उसका पड़ाव होगा और वो आगे कैसे जाएगा? भारत से तो जाने पड़ेगा। वो भारत से जाना होगा। और देखिए दूसरी बात, पूरी नेपाल का इतिहास ले लें। नेपाल में किंग त्रिभुवन को, राणा को हटा के गद्दी पे किसने बैठाया था? भारत ने। जो प्रॉपर रॉयल फैमिली को वहां पे रिसरेक्ट किया, आपको मालूम है ना इतिहास का, किंग त्रिभुवन को। नेपाल रिपब्लिक बना भारत की मदद से। नेपाल में 1990 में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुआ, वो भारत के सपोर्ट से। वहाँ का जो संविधान बना 1990s में वो भारत के कहने पर। और अगर आप वो संविधान अगर आप पढ़ लें, जो किंग बिरेंद्र के टाइम में वो जो संविधान बना था, आप कहेंगे कि इसमें नया संविधान बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो नीति हमारी अच्छी रही है, बस हमसे एक भूल हुई है, जो भूल हम हिंदुस्तान में भी कर रहे हैं। और वो भूल ये हुई है कि हमने ये तमाम जो ये खूनी मर्डरस जो ये पूरी ताकतें जो हैं, ये कम्युनिस्ट, चाहे वो माओवादी हो या मेन स्ट्रीम वालों, उनको अपने देश में इज्जत दिया और वहाँ पर इज्जत दिया। अब हम तो लोगों के उसके बिहाफ पे हम तो सरकार के बिहाफ पे बोल नहीं सकते हैं, लेकिन मेरी बात लोगों तक पहुंच जानी चाहिए। ये 555 और ये स्कॉच और ये कुर्ते फाड़ने वाले लोग ये आपका सब कुछ नष्ट कर देंगे, ये सब कुछ नष्ट कर देंगे। ये कौन सी ताकतें, आप ये समझो। मैंने इसीलिए आज नक्शे का सहारा लिया ताकि मैं यहाँ की आवाम और नेपाल की आवाम को ये बता देता हूँ कि माओ, स्टालिन ऐसे खूनी गुंडे बदमाश पैदा होते हैं, मरते हैं, लेकिन ये भौगोलिक स्थिति नहीं बदलती है, क्योंकि ये सृष्टि के द्वारा रची गई है। ये गॉडलेस, ये कहते हैं ना कि हम भगवान पे विश्वास नहीं करते, ये गॉडलेस कम्युनिस्ट नहीं समझेंगे इस बात को।
साहब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।